अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी टाइम निकालें थोड़ा सा और सब्सक्राइब करें ताकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स का फट्टा हम भी लगा सकें। अब नाज़रीन कुछ अहम तरीन खबरें हैं। एक तो नाज़रीन इस्लामाबाद का एक बड़ा खूबसूरत जवान एसपी अदील अकबर है, इसकी लाश के ऊपर नाज़रीन इस मुआशरे के नासूर और गिद्ध आकर बैठ गए, ये जानवर आकर बैठ गए नाज़रीन, ये बोटियां नोचते हैं। अब नाज़रीन खुद आप एक लम्हे के लिए सोचें, भाई वो एसपी है, उसकी बीवी डॉक्टर है, उसकी एक इंतहाई खूबसूरत बच्ची, इंतहाई खूबसूरत मासूम 4 साल की बच्ची है, सीएसएस वो टॉपर है, एमफिल उसने किया हुआ है, एमफिल वो स्कॉलर है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर अमेरिका वो जा रहा है। लेकिन उस बच्चे को नाज़रीन इतनी ज़हनी अजियत दी गई, उसे ज़हनी तौर पर इतना कर्ब में डाला, इतनी तकलीफ में डाला गया कि उसने खुद अपनी जान ले ली। अल्लाह ताला नाज़रीन उस नौजवान को माफ करे। हम दुआ करते हैं, हमारे हाथ हल्ला के बारगाह में खड़े हैं। अल्लाह देखें, अल्लाह ताला का तारुफ ही नाज़रीन रहम करने वाली जात के हवाले से, और रहम करने वाली जात है, वो अपने खजानों में से कोई गुंजाइश निकाले और इस नौजवान को नाज़रीन इसकी गलती को माफ फरमाए। लेकिन नाज़रीन सबसे पहले एड्रेस करने की जरूरत है इस मुआशरे के नासूरों को, जो अभी तक इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि भाई साइकोलॉजिकल डैमेज कितना खौफनाक है। ज़हनी अजियत देना, किसी का सुकून छीनना, ज़हनी तौर पर डैमेज करना, ये कत्ल करने से भी शायद दुनिया का सबसे घिनौना जुर्म और गुनाह है जो कि किया जाता है जब लोगों को ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब किया जाता है। ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो पाकिस्तान के अंदर है नाज़रीन, इस वक्त वो खबर डिस्ट्रिक्ट नाज़रीन, इससे पहले खबर एजेंसी, वो दूर दराज इलाका नाज़रीन, वहां पर एक अम जिरगा हो रहा है, वहां पर पंचायत लग गई, वहां पर नाज़रीन लोग आकर बैठ गए, वहां पर अवाम आकर बैठ गए, खुली कचहरी वहां पर लग गई और तमाम तर पख्तून नाज़रीन वहां पर आ रहे और वहां पर मौजूद होंगे। तमाम तर जो पश्तून कबीले हैं वो वहां पर अभी पहुंचना शुरू हो गए हैं और उनकी गाड़ियां, पैदल, मोटरसाइकिलों पर, वैसे नाज़रीन पहाड़ों से नीचे उतरकर सब आकर वहां पर बैठ गए कि जनाब हमारा फैसला किया जाए, आज यहां पर डिस्कशन होगी और आज यहां पर फैसला किया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये वो कबीले हैं जिस तरह से हम सिंध के अंदर वडेरों को देखते हैं या उनका एक सरदार होता है या पंजाब के अंदर, ऐसा नहीं है। वहां पर नाज़रीन हर पठान एक खान है, वहां पर कलेक्टिव विजडम होती है, वहां पर का जो मुआशरे का वाइज तरीन बंदा होता है वो बातचीत करता है। वो टैक्सी ड्राइवर भी हो सकता है, वो कोई छोटा मोटा कारोबार करने वाला भी हो सकता है, वो तिजारत करने वाला भी हो सकता है, वो वेला भी हो सकता है। लेकिन वो जो कलेक्टिव, वो जो विजडम, वो जो वाइज लोग होते हैं, जो वहां के इलाके के डायनामिक्स को जानते हैं, वहां की तारीख को जानते हैं, वहां की 1000 साल या इससे भी ज्यादा तारीख का जो जो कल्चर है, जो रवायात है उनकी, जो जो जिरगे की रवायात है, जो उनसे वाकिफ होते हैं, जो नस्ल दर नस्ल चले आते हैं और वो बाकायदा से ना सिर्फ जिरगों में नाज़रीन गुफ्तगू बातचीत करते हैं बल्कि फिर जो फैसले होते हैं उनका पैरा भी देते हैं, उनका पैरा दिया जाता है। ये उनकी नाज़रीन इज्जत तस्वुर की जाती है, ये उनके लिए एक अमानत तस्वुर की जाती है कि भाई हमने फिर इस अमानत का पैरा देना है। लिहाजा पहली दफा ऐसा होगा कि वहां पर एक जिरगा हो रहा है और उस जिरगे में जो बैठा हुआ शख्स है ये उनका अपना बच्चा है, उनका कबायलियों का बच्चा है, कबायलियों का नौजवान है, सोहेल आफरीदी, कबायलियों का जवान। पहली दफा नाज़रीन कबायलियों में से उठकर ही एक नौजवान अपने इलाके में बैठ गया कि अब हम अब फैसला करें, हम डिसाइड करेंगे। तो इससे पहले नाज़रीन जो फैसले कबायलियों के हवाले से चंद सीटें लगाकर होते थे वो अब खुले कचहरी में, मैदान में, खेत के अंदर हो रहे हैं, एक बड़ी पंचायत के अंदर हो रहे हैं, वहां पर डिस्कस होगा और वहां पर यह फैसला होगा। डिस्कशन में क्या चीजें आने वाली है नाज़रीन? सबसे पहले डिस्कशन में आने वाला है कि इमरान अहमद खान न्यादी से सोहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होती, यानी कबायली बच्चा सीएम बना तो उसकी मुलाकात इमरान अहमद खान न्यादी से नहीं करवाई जा रही। दूसरा मसला मिनरल्स का है। भाई इन जमीनों के नीचे अरबों खरबों डॉलर्स के मादनियात है, खजाने हैं, जमीनों के नीचे खजाने हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अमेरिका बहादुर की नाज़रीन नजरें उन मिनरल्स के ऊपर है। लिहाजा पहला मुद्दा खान, दूसरा मुद्दा मिनरल्स, तीसरा मुद्दा अफगान डिपोर्ट, यानी जो अफगानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान से और उनके बारे में वो क्या सोच रखते हैं कि क्या उनकी इज्जत हो रही है या फिर कैसे इज्जत के साथ उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। चौथा नाज़रीन मिलिट्री ऑपरेशन, यानी फौजी ऑपरेशन, और उसके बाद जो आईडीपीज होते हैं, इंटरनली लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, वहां पर जो कोलेटरल डैमेज होता है उसका कैसे सॉर्ट आउट करना है। फिर नाज़रीन दहशतगर्दों को कौन वहां पर लाया, दहशतगर्दों को किसने वहां पर लाकर बसाया। फिर यह भी सवाल मौजूद है कि जो दहशतगर्द या जो उनके सहूलतकार या जो उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं उन्हें कैसे एड्रेस करना है, क्योंकि उनकी सहूलतकारी होती है नाज़रीन। बगैर सहूलतकारी के भारतीय कोई भी प्रॉक्सी हमारे किसी भी इलाके से ऑपरेट नहीं कर सकती। लिहाजा इसका जो फैसला नाज़रीन इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशन में, बॉम्ब में, गोली में देखा जा रहा था, जो कि मुझे भी बातों का ठीक ठाक गुस्सा चढ़ता है कि भाई इन्हें पेलें और ठीक ठाक इनकी धज्जियां उड़ाएं, लेकिन ये देर पा नहीं। लॉन्ग लास्टिंग नाज़रीन इसी चीज में है कि वहां के लोग खुद इनके खिलाफ खड़े हो, वो खुद एक मैकेनिज्म डेवलप करें ताकि ना तो हमारे फौजी जवान को खतरा हो, ना हमारे पुलिस ऑफिशियल को खतरा हो, ना हमारी गवर्नमेंट को खतरा हो, ना लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्बेंस हो और ना ही वहां के लोगों के लिए कोई मसला बने, मुसीबत बने। लिहाजा ये अमजिरगा नाज़रीन ये बहुत बड़े फैसले करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अभी 3 बजे शुरू हो जाएगा, 2 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और वहां पर ये सारी चीजों के फैसले होंगे। अब नाज़रीन सोहेल आफरीदी जो पहला कबायली सीएम है और कम तरीन
عمر بھی ہے اس نوجوان کی 30-35 سال اس کی ٹوٹل عمر ہے. اچھا ان کے بارے میں اس سے پہلے سہیل آفریدی نے بلکہ کل خود 4 صدہ میں کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, بلکہ مجھے کہا گیا کہ مارے جاؤ گے. شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اب عمران ریاض خان صاحب نے بھی ناظرین ایک ویلو کیا, اور عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں جو 5 لوگ ٹارگٹ پر ہیں, ہٹ لسٹ پر ہیں, ان میں محترم سہیل آفریدی صاحب ایک ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو یہ اکتوبر نومبر دسمبر ہوتا ہے یہ پاکستان میں بڑے ڈڈلی سال ہوتے ہیں, ان سالوں میں لوگوں کو مارا جاتا ہے, کچلا جاتا ہے, لہذا یہ انہیں اپنا خیال رکھنا پڑے گا. پھر ناظرین ایک اور خبر ہے, آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک مختصر کابینہ بنائی جائے گی اور مختصر کابینہ بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کرے گی. اب سہیل آفریدی ناظرین یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مختصر کابینہ نہیں ہوگی, یعنی خان سے ملے بغیر میں نہیں بناؤں گا کابینہ, میں وفاق کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں کسی بھی چیز کو آگے نہیں لے کر جاؤں گا, میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے, میں تمام تر لیگل جو راستے تھے انہیں ایگزاسٹ کر چکا ہوں. اسد علی خان صاحب کی خبر ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بیان دیا کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو چھوٹی کابینہ بنا کر کام چلایا جائے گا. یعنی گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چلانی ہے, ہم نے ڈنگ ٹپانا ہے. گوہر صاحب ناظرین گوہر ہیں, نایاب گوہر ہیں, اور یہ تھوڑے سے زیادہ ہی شریف بندے ہیں. یعنی شریف سبھی ہوتے ہیں, میں بھی شریف ہوں, لیکن یہ تھوڑے سے زیادہ ہی اتنے شریف ہیں کہ بہت زیادہ ہی شریف ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب گوہر صاحب نے کہا تھا کہ چھوٹی سی کابینہ بنا کر کام چلایا جائے گا. میرے علم میں آیا ہے کہ سہیل آفریدی نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ ہم نے آپ سے کب کہا ہے کہ ہم چھوٹی کابینہ بنا لیں گے, جس پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ میرا اپنا خیال تھا کہ ہم چھوٹی کابینہ بنا کر کام چلانا چاہیے. یعنی ابھی تک یہ تجویز بھی زیر غور نہیں ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر چھوٹی کابینہ بنائی جائے. یہ صرف بیرسٹر گوہر صاحب نے خود ہی بیٹھ کر سوچا کہ جناب چھوٹی کابینہ بنا کر ہمیں ڈھنگ ٹپاؤ پالیسی اور ہمیں آگے نکل جانا چاہیے. فیصلہ کر لیا ناظرین کی چھوٹی کابینہ ہوگی, تو فیصلہ مختلف لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہوا, اور سہیل آفریدی نے کہا کہ ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا, یہ فیصلہ اصل میں جرگے میں ہوگا, اور یہ جرگے میں ہوگا. لہذا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب ناظرین جو دوسری خبر ہے جو کہ ایس پی عدیل اکبر صاحب کے حوالے سے ہے ناظرین, ویری سیڈ. اس نوجوان کے بارے میں کوئی ابھی تک اطلاعات یا خبر نہیں آئی کہ جناب آخر یہ کس درد اور کرب سے اور یہ کس ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا. مختلف صحافی جو رپورٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں, یہ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں جناب اعزاز سید صاحب ناظرین. وہ فرماتے ہیں کہ ایس پی عدیل اکبر بہت سٹریس میں تھے, اور 2 مرتبہ ان کے پروموشن ڈیفر کیے گئے. ایک مرتبہ اس مرتبہ بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے اپنے دوست سے ملنے گئے تھے تاکہ اس بار کی پروموشن ہو جائے. پروموشن بورڈ کے وقت ان کے خلاف آئی جی بلوچستان نے انکوائری کھولی. پھر دوسری مرتبہ جب پروموشن بورڈ بیٹھا تو پھر انکوائری شروع کر دی گئی. 2 دفعہ ناظرین اس نوجوان کا جو پروموشن ہے وہ روکا گیا ہے, اور ان کے جو بیچ میٹس ہیں وہ 2 دفعہ پروموٹ ہو چکے ہیں. یعنی 2 درجے ان کے جو دوست یار ہیں, سنگی ہیں, بیچ میٹس ہیں, وہ سب پروموٹ ہو چکے ہیں. اور یہ انتہائی قابل نوجوان, سی ایس ایس ٹاپر, فل برائٹ اسکالرشپ پر امریکہ جانے والا, ایم فل اسکالر ناظرین, انتہائی گڈ لکنگ, تگڑی زبردست پرسنالٹی, پریزنٹیبل نوجوان, اس کی پروموشن نہیں ہو رہی, اور پھر ون فائن ڈے وہ اپنے آپ کو گولی مار دیتا ہے اور وہ اپنی جان لے لیتا ہے. اب اس کے اوپر ایک اور میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, یہ ایک اور ٹویٹ آیا ہے, یہ مہوش کمار صاحبہ نے کیا ہے کہ ایس پی عدیل اکبر کو ڈینگی بخار بھی تھا. یعنی اس نوجوان کو ڈینگی بخار بھی تھا, اور صرف 3 دن کی اس نے چھٹی مانگی ہوئی تھی کہ بھائی 3 دن کی مجھے چھٹی دے دے, اور 3 دن کی چھٹی بھی ناظرین اس نوجوان کو نہیں دی گئی. اور فائنلی وہ ڈینگی میں تھا, وہ بخار میں تھا, اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا, بٹ وہ ڈیوٹی پر تھا اور اس نے اپنی جان لے لی. اب ناظرین جو گدھ ہیں یہ نجم ولی خان صاحب ہیں, انہیں سرکاری ٹیلی ویژن پر بٹھایا گیا, اور ان کی واحد کوالیفیکیشن یہ ہے کہ خان کو گالیاں دیتے, صبح دوپہر شام اٹھتے ہی بڑ صرف گالیاں, باقی کوئی کوالیفیکیشن محترم کی نہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا, اور انہوں نے نیچے اس خبیث آدمی نے ناظرین میں کون سے الفاظ, اس نوجوان کی تصویر لگائی ہے, بھائی شرم کریں آپ اس ایس پی کی تصویر لگا کر اوپر لکھ کے آ رہے ہیں. آپ سنیں, آپ پولیس میں ایس پی ہوں, اسلام آباد میں تعینات ہوں, اور اب خودکشی کر لیں. آپ سے بڑا بزدل اور احمق کون ہے؟ میں نے نہ کبھی کسی قاتل کو بہادر اور سمجھدار سمجھا ہے, اور نہ کبھی خودکشی کرنے والوں کو سمجھوں گا. یہ بزدل اور احمق لوگ ہوتے ہیں جو نہ اپنے غصے پر قابو پا سکتے اور نہ اپنے مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مجھے تو حیرت ہے کہ اتنا بزدل اور ناسمجھ پولیس میں کیسے آ سکتا ہے, جو اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا, وہ دوسروں کو کیسے ایسے ان مسائل کا حل بتا سکتا ہے, وہ مجرموں کو کیسے ٹریٹ کرتا ہوگا. یقینی طور پر کسی ذہنی, یہ گدھ ہے ناظرین. مینٹل ایلنس ایک ریالٹی ہے, یہ ایک مسئلہ ہے, اس کا حل ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. لوگ سائیکولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں, آج کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں, کوالیفائڈ ڈاکٹرز موجود ہیں. آج ہمارے پاس
इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आज हमारे पास अस्पताल मौजूद है, हमारे पास क्लिनिक्स मौजूद हैं। नाज़रीन बराए मेहरबानी अपना ट्रीटमेंट करवाएं, अपने दोस्तों से मिले और उन्हें डिस्कस करें। अगर आपको ऐसी थॉट्स आ रही हैं कि जहां पर आप अपनी जान ले लें, कोई मसला नहीं, इसका सोल्यूशन मौजूद होता है, हल मौजूद होता है, लोगों से डिस्कस करें। ये जो नासूर है नाज़रीन, ये इस चीज को एक स्टिग्मा बना देते हैं, ये इस चीज को एक ट्रॉमा बना देते हैं। ये उस बंदा वो जिस कर्ब से गुजर रहा है नाज़रीन, उसको अंडरस्टैंड करने के बजाय ये उसे ही बुज़दिल ठहरा रहे हैं और ये उसे अहमक करार दे रहे हैं। ये जो बंदा जो नाज़रीन वहां पर बैठा हुआ है सरकारी टेलीविजन पर, मेरे और आपके खून पसीने के निचोड़ कर ये खाता है, ये इस ऐसे पुलिस ऑफिसर को नाज़रीन अहमक कह रहा है, ऐसे पुलिस ऑफिसर को अहमक कह रहा है जो दहशतगर्दों के खिलाफ नाज़रीन फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा है और जो कि टॉपर है, जो वन ऑफ द ब्रिलियंट पाकिस्तान का नौजवान है, तरक्की ली है नाज़रीन, मेरिट के ऊपर तरक्की ली है और फिर उसके साथ उसको इन हालात से गुजरना पड़ा है। मैं सिर्फ नाज़रीन एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, ये आज की एक वीडियो है जो हमारे सामने आई है, ये अब नारे सुने। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है नारे, और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस नारे लगा रही है दहशतगर्दों के खिलाफ शहीद होने वाला जो एसपी ऑपरेशन है असद जुबैर साहब, उनकी शहादत के ऊपर ये नारे लगा रहे हैं। अब ये जो एसपी ऑपरेशन असद जुबैर साहब हैं, इनका आप सिर्फ माजी सुने या शजरा नसब सुने, इनके दादा शहीद हुए, इनके बाप शहीद हुए, इनका बेटा शहीद हुआ और फिर ये भी शहीद हुए, तो पूरा का पूरा खानदान नाज़रीन मुल्क की हिफाजत के लिए शहीद हुआ। अब ये हमारे माथे के जुमर हैं, ये हमारे हीरोज हैं नाज़रीन। ये स्ट्रेस में से हर बंदा गुजरता है, हर बंदा ज़हनी अज़ियत से गुजरता है, सबको सुसाइडल थॉट्स आती हैं, सबको ऐसे वक्त टाइम आ जाता है कि जहां पर आप क्लियरली सोच नहीं सकते। लेकिन नाज़रीन उनकी लाशों को कोसना, ये गिद्ध है नाज़रीन, इस माशरे के नासूर हैं नाज़रीन। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है कि आज मुलाकात होने जा रही है जनाब ये तुर्की के अंदर, और ये बड़ी अहम तरीन मुलाकात है जहां पर शहबाज शरीफ साहब जहां पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो अफगान तालिबान है उनके दरमियान नेगोशिएशंस हो रही हैं, और आज जो डिस्कशन होने वाली है वो अहम तरीन उसमें यह है कि बाकायदे से मॉनिटर किया जाएगा अफगान तालिबान को, उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक मैकेनिज्म बाकायदे से बनाया जाएगा। यहां पर ये बाकायदे से अखबार के अंदर फुली रिपोर्ट भी हुई है, एक पूरा मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिस मैकेनिज्म के अंदर देखा जाएगा अफगान गवर्नमेंट को, तालिबान गवर्नमेंट को, और फिर वहां से जो प्रॉक्सीज ऑपरेट कर रही हैं उन्हें मॉनिटर किया जाएगा कि किस तरीके से उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है ताकि पाकिस्तान के अंदर वो जो माहौल खराब कर रहे हैं उन्हें ना किया जाए। लिहाजा ये एक बड़ी मेजर और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता, अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।